सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। मैं हूं हसनैन चौधरी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बुरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं इंडियंस, और मोदी की जो साजिश थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो भी बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट मुनीब हक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बताइएगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है ना वो आवाज़ें उठाना शुरू की, और मतलब एक इल्ज़ाम तराशी का एक तूफ़ान आ गया, लेकिन बड़ा अच्छा हमने इसको जवाब भी दिया। तो मतलब फिर भी जो है ना ये चुप नहीं कर रहे, इसके पीछे मकासद क्या हैं? और ये ख़ास तौर पे ये पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी ऐसी हरकतें कर चुके हैं ये। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्टैन, आपने याद किया। और बिल्कुल आपने जो कुछ फरमाया अपने इंट्रो में, बिल्कुल वो बात दुरुस्त है। ये एक पूरी सीरीज़ है झूठ की। इंडिया इज़ बिल्डिंग इस केस वेरी स्मार्टली। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊंगा। 25 बरस पहले जब बिल क्लिंटन अमेरिका के सदर थे तो अमेरिका आए, इंडिया आए, तो उन्होंने उस दौरान एक जम्मू में कस्बा है चट्टी सिंहपुरा। चट्टी सिंहपुरा एक बैकवर्ड सा इलाका है, और जिस तरह के सरहदी देहात होते हैं, जिस तरह के सरहदी कस्बात होते हैं, तो उसमें उन्होंने एक फेक मिलिटेंट तंजीम खड़ी करके 40 बेगुनाह सिखों को मरवाया इंडिया ने। और ये पहला मौका था कि हमने इस खत्े में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम सुना। ये 20 मार्च 2000 की बात है। जम्मू कस्बा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट था, चट्टी सिंहपुरा उसकी तहसील थी, एक गाँव था। तो उस वक्त से लेकर अब तक पता नहीं कितने चट्टी सिंहपुरा हो गए हैं, और इंडिया ने इसको मजाक बना लिया है। आप देखिए कि इस वक्त भी जो मौजूदा वाक़या जिसकी तरफ आपने तफसील से इशारा किया, उस वक्त हुआ जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस अपनी फैमिली के हमरा दिल्ली में थे, और पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म थे शहबाज शरीफ साहब वो टर्की में थे। इवन मोदी ख़ुद मुल्क से जो थे वो बाहर थे, और उनके पीछे। और ये थोड़ा सी जो आपने जिक्र किया पहलगाम की थोड़ी सी मैं लोकेशन आपको बता दूँ। पहलगाम जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से 108 किलोमीटर दूर है जहाँ ये वाक़या हुआ है। आपने बड़ी तफसील से जिक्र किया पहलगाम का। देखिए, पहलगाम बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का। बेस कैंप से मुराद ऐसा इलाका, ये ऐसी सिचुएशन जहाँ से आप एक पहाड़ को चढ़ने के लिए एक अपनी इब्तदाई तौर पर जो है वो इब्तदाई कट करते हैं, और उससे फिर आप एक टोलियों की शक्ल में जो है वो जाते हैं। अमरनाथ यात्रा मीन्स सैक्रेड जर्नी, मुक़द्दस सफ़र। ये 1860 से शुरू हुआ, और 1860 से लेकर अब तक की जारी उसारी है। लास्ट ईयर इसमें ओवर 1 मिलियन पीपल, यानी 10 लाख से ज़ायद लोग जो है वो इस यात्रा में शरीक हुए। और ऑब्वियसली जब इतने लोग जब शरीक होते हैं तो इंसान के मसाइल भी होते हैं, और उससे क्लाइमेट के भी इंसानी जो इंसान जहाँ बैठता है उसमें उसके बहुत से मशागल होते हैं। और तो ऑब्वियसली उस लिहाज से क्लाइमेट का इशू भी जो है बनता है कि जब आप इस लेवल पर इतने लोग इकट्ठे करते हैं तो ऑब्वियसली उनके कुछ क्लाइमेट इशूज़ भी होते हैं। तो लेकिन 1860 से लेकर कभी इतना इस लेवल का वाक़या नहीं हुआ जो ये वाक़या अब हुआ है। वो गाहे बगाहे इक्का दुक्का वाक़यात होते रहे, लेकिन ये वाक़या ऐन उस वक्त हुआ है जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस इंडिया के दौरे पे थे। मकसद दुनिया को ये बताना था कि कश्मीर में पाकिस्तान मिलिटेंसी करवा रहा है, और उस मिलिटेंसी का नतीजा है कि कोई टूरिस्ट भी महफूज नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि 34 लाख टूरिस्ट आए लास्ट ईयर कश्मीर में, और तकरीबन कोई 45 से 50,000 उनमें से जो थे वो फॉरेनर्स थे, राइट। तो अगर इस लेवल की हॉलिडे एक्टिविटीज़, हॉलिडे रिजॉर्ट था पहलगाम, तो इसके सिक्योरिटी के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ है तो उस वाक़ये के 10 मिनट बाद इसकी FIR काट दी गई। आप ख़ुद एक क्राइम रिपोर्टर हैं, और आप क्राइम को अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल, उसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखिए, ना वो छानबीन होती है, इन्वेस्टिगेशन है, आपको मौके आपको पे जाए वकूवा से शवाहिद कंप्लेनेंट होता पड़ता है। आप कंप्लेनेंट आएगा, आप कंप्लेनेंट का वर्जन सुनेंगे, शवाहिद इकट्ठे करने हैं, लोगों के और आपने बयान कलमबंद करने हैं, आपने उनके स्टेटमेंट लेना है। उस स्टेटमेंट लेने के बाद उसकी फिर एक थाने की कार्रवाई होती है। पाकिस्तान की अपनी और तरह की होती है, इंडिया की और अपनी तरह की होती है। लेकिन जब तक वो पुलिस सेटिस्फाइड नहीं होती, पुलिस उसको उस दरख्वास्त को जो हम देते हैं उसको वो जो है वो FIR की शक्ल नहीं देती। उसका एक प्रोसीजर होता है, उसमें 8-10 घंटे लग जाते हैं, ज़रूरी नहीं, इससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, इससे कम वक्त भी लग सकता है। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि 10 मिनट में FIR कट हो गई, और जो पहली गाड़ी आई है ऑन द स्पॉट वो इट टुक 1 आवर। यानी जो डेथ पहले हो गई, मेडिकल बाद में हुई, और FIR पहले दर्ज हो गई।
है। देखिए कितना बड़ा फ्लॉ है, कितना जो है वो वैक्यूम है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इस बात का भारत ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। और मज़े की बात यह है कि वाकई के 15 मिनट बाद पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट शुरू हो गई। सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनका जो है वो पाकिस्तान के पीछे पंजे झाड़ के जो है वो पड़ गया। और उनको शायद पाकिस्तान बैशिंग में ये ख्याल नहीं रहा कि उनका जो केस है वो उन्होंने खुद अपने हाथों से ख़राब कर लिया। अच्छा, अब आते हैं आर्म्स बिल्ड की तरफ। अब इंडिया जो आर्म्स बिल्ड कर रहा है सर्जिकल स्ट्राइक की सूरत में करे, मतलब उसको बहुत नाज है अपने राफेल प्लेन्स पे। वो तो जब जंग होगी, अगर वो कोई ऐसा कोई एडवेंचर करता है तो डेफिनेटली वो बात अब फिर कन्फाइन नहीं रहेगी। फिर पाकिस्तान अपनी सहूलत के लिए देखेगा कि अपनी सहूलत के लिए कौन सा महाज खोल सकता है। लेकिन इंडिया के पास एक ऑप्शन जो है वो ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, ग्राउंड अटैक कर सकता है, और इसके अलावा ड्रोन अटैक वो कर सकता है। लेकिन उसके लिए हम तैयार हैं ना, हमने तो पहले सारे बिल्कुल हमारे स्टेट तैयार है, आर्मी तैयार है, अवाम तैयार है, सब तैयार है। और अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन भी एक पेज पे है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब इसके रेपरकशंस की तरफ हम आते हैं। देखिए, इससे इंडिया का तो कोई भला हो ना हो, खित्ता जो है वो बहुत पीछे चला जाएगा। क्योंकि आजकल की जो कन्वेंशनल वॉर है वही इतनी लिथल है, वही इतनी इसमें क्या उसको कहें तबाही वाली है कि आप तो सस्टेन नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उनके मसाइल क्या हैं। मतलब एक चीज़ खुद करवाने का, जो जैसे इलेक्शंस के हवाले से बात हो रही थी जी, तो देखिए उनको एक शॉर्टकट रास्ता मिल गया है मोदी साहब को। वो समझते हैं कि पाकिस्तान बैशिंग करके वो इलेक्शन जीत लेंगे, यानी पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल करते हैं वो इंडिया में। जी बिल्कुल। अच्छा, 2014 में भी किया, उनको एक थम्पिंग मेजॉरिटी मिल गई। 2019 में भी किया, उनको फिर एक दफ़ा उन्होंने इस कार्ड को बड़ी चाबकदस्ती से महारत से खेला और फिर देख दिया। लेकिन 2024 में उनकी पोजीशन अब ऐसी नहीं है लोकसभा में। उनकी अक्सरियत पहले दोनों दफ़ा उनकी अक्सरियत 2/3 मेजॉरिटी थी, लेकिन अब उनकी मार्शनल मेजॉरिटी है, सादा अक्सरियत है, ऐवान वो चला सकते हैं। लेकिन इस जंग के नतीजे में जो उथल पथल होगी वो शायद उन्होंने कैलकुलेट नहीं की हुई। थोड़ी सी जो खित्ते की पोजीशन वो भी मैं आपको बता दूं कि इस खित्ते में चाइना जो है हिमालय में सबसे ऊपर है, कोई हिमालय जिसको हम कहते हैं, जिसको अपर रिपेरियन कंट्री का कहा जाता है। उसके बाद इंडिया है, इंडिया के बाद पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए लोअर रिपेरियन स्टेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ऐसे ममालिक जो नशीब में लाई करते हों। अब अगर चाइना पाकिस्तान के साथ इस मौके पर खड़ा होता है तो इंडिया की पोजीशन बड़ी एम्बैरसिंग होगी। ऑब्वियसली इंडिया ने शायद ये बात अभी तक कैलकुलेट नहीं की हुई, लेकिन जिस वक्त कहते हैं कि जंग होती है तो फिर सारी पार्टी अपनी अपनी पोजीशंस लेती हैं, बिल्कुल, तो उसमें फिर पता लगता है। लेकिन बाय दैट टाइम उस वक्त देर हो चुकी होती है। मैं समझता हूँ कि मोदी को इस किस्म की पाकिस्तान बैशिंग नहीं करनी चाहिए, और वो अगर पाकिस्तान बैशिंग करते हैं तो खित्ता पहले ही बहुत सी पसमानदगी का शिकार है। खित्ते में जहालत है, खित्ते में मिलिटेंसी है, खित्ते में टेररिज्म है। तो ये मसाइल जब जंग होगी तो फिर मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा, मोदी के दौर में अगर हम देखें तो उन्होंने अपने जितने भी हमसाया ममालिक हैं, चाइना देख लें, पाकिस्तान किसी से नहीं बनती, मतलब हर किसी के साथ उन्होंने ये रखा हुआ है कि यही चीज़ इस्तेमाल करनी है इलेक्शन में या अपने लिए, वो खुद को करने के लिए जो है ना वो इतना मतलब नुकसान कर देते हैं। वो मतलब ये जो कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ये उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो है कि हमने POK, जिसको पाकिस्तानी कश्मीर कहते हैं, उनको POK कहते हैं, कि हमने इस पर कब्जा करना है। और ना सिर्फ ये कि आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करना है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान पे भी कब्जा करना है। अब आप देखिए कि आप हमसाया मुल्क पर कब्जा करेंगे तो फिर किस हद तक बात जाएगी, ये वो कैलकुलेट नहीं कर रहे। अब आपको इतना आसान तो नहीं है ना, हम इतनी आसानी के साथ तो नहीं करने देंगे ना। बिल्कुल देखिए, अगर वो गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो हमारी जो CPEC है वो गिलगित बल्तिस्तान से होकर चाइना के साथ कनेक्ट होती है। तो चाइना विल बी अल्टीमेटली ए स्टेक होल्डर इन दिस बैटल, और चीन अगर खड़ा होता है तो फिर एक आलमी जंग का खतरा है, वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो बात फिर शायद मोदी साहब के हाथ से भी निकल जाए, और फिर देखिए जंग में पता लगता है हसनैन कि कौन किसको ऑक्यूपाई करता है। उससे पहले एक असेसमेंट होती है, एक क्या सराही होती है। अच्छा, उनके मीडिया का किरदार जो है ना वो भी बड़ा एक नेगेटिव सा नज़र आया है, और हर दफ़ा ही इस तरह से होता है। बिल्कुल, आपने बजाय तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तानी मीडिया और देखिए पाकिस्तानी मीडिया तो रेसिप्रोकल है। पाकिस्तानी मीडिया के पास कोई चारा नहीं है उसका जवाब दे उसी अंदाज में जिस अंदाज में आप इल्ज़ाम लगता है।
जिस अंदाज में इल्ज़ाम लगता है फिर उससे ज़्यादा तेज़ी से फिर जवाब आता है। ये इल्ज़ाम का अभी रिसेंट हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्तों को उन्होंने इंडिया में बैन कर दिए, अकाउंट्स बैन कर दिए, यूट्यूब चैनल्स बैन कर दिए। तो क्या मतलब इतना ही खतरा है, इतना ही वो डर गए हुए हैं? देखिए, आप जब आप कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ के पैर नहीं होते, तो मतलब कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को बैन किया है। उनका जो लाइव प्रोग्राम में उनके जो होते हैं वो काट देते हैं, और जिस वक्त बाद में रिकॉर्डिंग होती है तब भी ऐसी बात जो उनको सूट नहीं करती तब भी वो काट देते हैं। बल्कि आज की खबर तो ये है कि इंडिया में पाकिस्तानी चैनल सारे बैन कर दिए गए हैं। बिल्कुल राइट, ठीक है। ऐसे इससे पता लगता है कि दे हैव नो केस। अब अनफॉर्चुनेटली बीजेपी सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तोड़ मरोड़ के जेब में डाल लिया है। सिर्फ मुकेश अंबानी के 22 चैनल हैं, गौतम अडानी के कुछ 14 चैनल हैं। ये दो वो फाइनेंसर्स हैं जो उस मोदी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मोदी की बीजेपी को। तो 22 और 14 ये 36 चैनल तो यही हो गए। इंडिया में 450 चैनल्स हैं मेन स्ट्रीम के। तो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन वो जो अब जब आप एक इतनी बैशिंग करेंगे तो ऑब्वियसली उसका रद्दमल भी आएगा। अच्छी बात पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से ये है कि कांग्रेस जो कि मेन अपोजिशन पार्टी है और राहुल गांधी जो उसका लीडर है, उन्होंने बिल्कुल इसको डिसऑन किया है कि ये मड स्लिंगिंग है। मोदी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की खातर खिते में जो है वो वॉर हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। और जिस वक्त ये इजलास होगा लोकसभा का पहला, तो उसमें आप देखिएगा ये सारा नतारा होकर सामने आ जाएगा। और मुझे तो जो ये नज़र में आता है कि मोदी को लेने के देने पड़ जाएंगे। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।